जब भी किसी गंभीर बीमारी या मेडिकल इलाज का ख्याल दिमाग में आता है तो एक बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर उभरती है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब सफ़ेद कोट, रंग बिरंगी गोलियां, सिरिंज और एक ऐसा माहौल जहां हर एक रसायन को एकदम सटीक तरीके से मापा गया हो। हमने तो जैसे ये मान ही लिया है कि अगर बीमारी जटिल है तो उसका इलाज भी किसी बहुत ही जटिल लैब से निकल कर आना चाहिए। सही कहा। आधुनिक जीवन शैली ने इस सोच को बहुत गहराई तक हमारे अंदर स्थापित कर दिया है। मतलब रासायनिक दवाओं के इस युग में ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि शरीर को ठीक करने की सबसे उन्नत प्रणाली शायद हमारे अंदर ही मौजूद है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी आधुनिक भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज, क्लिनिकल शोध और कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं। और आज का हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे साधारण सा दिखने वाला पानी, जी हाँ, पानी, शरीर की स्व उपचार प्रणाली यानी जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, उसे पूरी तरह से जगाने की क्षमता रखता है। जल चिकित्सा या जिसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर पानी को तो बस प्यास बुझाने या साफ सफाई का एक साधारण साधन माना जाता है, लेकिन इसे एक शक्तिशाली मेडिकल टूल के रूप में देखना, मतलब ये विचार ऐतिहासिक रूप से आता कहाँ से है? क्योंकि ये कोई नया वेलनेस ट्रेंड तो नहीं लगता मुझे। अरे नहीं नहीं, इसका इतिहास बहुत गहरा है। मैं बता रही हूँ, अगर हम प्राचीन ग्रीस में देखें तो वहाँ एस्क्लेपियस के मंदिरों में पानी का उपयोग चिकित्सा के लिए होता था। अच्छा। हाँ, और हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, उन्होंने बाकायदा पानी के तापमान और इंसान की सेहत के बीच के संबंध का बहुत विस्तृत अध्ययन किया था। रोमनों के विशाल बाथहाउस देख लीजिए, या जापान के ऑनसेन यानी गर्म पानी के झरने, ये सब इसी परंपरा का हिस्सा है। क्या बात है। लेकिन पता है, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में इसका जो पुनरुद्धार हुआ वो कुछ व्यक्तिगत संकटों से निकला था। ऑस्ट्रिया के विंजेंस प्रिस्निट्स और जर्मनी के सेबेस्टियन क्निप जैसे लोगों ने इसे नया आकार दिया। क्निप को क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी थी और प्रिस्निट्स की पसलियां टूट गई थीं। जब उस समय की दवाइयां काम नहीं आईं, तब इन्होंने पानी के अलग अलग तापमान का प्रयोग करके खुद को ठीक किया। मतलब खुद पर ही प्रयोग कर लिया। बिल्कुल। उनका मूल सिद्धांत ये था कि आरोग्य ही शरीर की प्राकृतिक अवस्था है और पानी बस उस अवस्था तक वापस पहुंचने का रास्ता बनाता है। यूरोप की ये कहानी तो खैर समझ आती है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रसंग मुझे काफी सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, वो प्लूरेसी वाला वाकया। हाँ, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब वे लंदन में थे तो उन्हें प्लूरेसी जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी हो गई थी। अब देखिए, लंदन जैसे शहर में जहां दुनिया की बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं थीं, वहां गांधी जी ने दवाइयों को छोड़कर पानी के प्रयोगों पर भरोसा क्यों किया? ये थोड़ा मतलब अतार्किक लगता है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और सुदृढ़ दर्शन था। गांधी जी जर्मनी के लुईस कुन्हे की किताब न्यू साइंस ऑफ हीलिंग और एडोल्फ जस्ट के विचारों से बहुत गहरे प्रभावित थे। अच्छा। उनका मानना था कि बीमारी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर जमा हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालने का प्रकृति का अपना एक तरीका है। जब कोई तेज रासायनिक दवा ली जाती है तो उस बीमारी के लक्षणों को, उस अलार्म को दबा देती है। शरीर का कचरा अंदर ही रह जाता है। पानी, इसके विपरीत, शरीर को उस कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया में पूरी मदद करता है। तो मतलब अगर शरीर के अंदर आग लगी है और अलार्म बज रहा है, हाँ, तो दवा उस अलार्म के तार काट देती है, जबकि पानी उस आग को बुझाने और धुएं को बाहर निकालने का काम करता है। एकदम सटीक उदाहरण है। और इसी विश्वास के चलते गांधी जी ने खुद पर और अपने आश्रम के लोगों पर जल चिकित्सा के कई प्रयोग किए। इसी का परिणाम था कि 1946 में उन्होंने पुणे के पास उरुली कांचन में एक निसर्गोपचार केंद्र की स्थापना की, जो आज राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थान बन चुका है। बिल्कुल। ये ऐतिहासिक और दार्शनिक पहलू तो हो गया, लेकिन अगर हम विशुद्ध विज्ञान की बात करें तो आखिर पानी शरीर के साथ भौतिक रूप से क्या कर रहा है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं? जादू बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से भौतिकी और शरीर विज्ञान का तालमेल है। इसके दो मुख्य प्रभाव होते हैं, औष्णिक यानी थर्मल प्रभाव और यांत्रिक यानी मैकेनिकल प्रभाव। तापमान की बात करें तो गर्म और ठंडे पानी का हमारी रक्त वाहिकाओं पर बिल्कुल विपरीत असर होता है। जब शरीर पर गर्म पानी डाला जाता है तो शरीर उस गर्मी को नियंत्रित करने के लिए रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर देता है, जिसे वासोडायलेशन कहते हैं। हाँ, इससे शरीर के उस हिस्से में रक्त
ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ जाता है। वहीं जब ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है तो रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन। ये सूजन को कम करता है। तो अगर गर्म पानी नसों को चौड़ा कर रहा है और ठंडा पानी उन्हें सिकोड़ रहा है, और मान लीजिए कोई इंसान बारी-बारी से गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, जिसे कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाता है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट बात, तो ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए एक गंदा स्पंज है, उसे पानी में डाला, वो फूल गया, फिर उसे जोर से निचोड़ दिया ताकि सारी गंदगी बाहर आ जाए, और फिर वापस साफ पानी में डाल दिया। हाँ, शरीर के अंदर ठीक यही प्रक्रिया वैस्कुलर पंपिंग कहलाती है। जब नसों का लगातार फैलाव और संकुचन होता है तो ये मांसपेशियों में जमा लैक्टिक एसिड और कचरे को बाहर धकेलने का काम करता है। अरे वाह! इसके अलावा पानी का यांत्रिक प्रभाव भी उतना ही शक्तिशाली है। पानी में जाने पर शरीर का वजन 50 से 90% तक कम महसूस होता है, जो जोड़ों से गुरुत्वाकर्षण का सारा तनाव हटा देता है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प है हाइड्रोस्टैटिक दबाव। वो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति गर्दन तक पानी में खड़ा होता है तो पानी उसके शरीर पर चारों तरफ से एक समान दबाव डालता है। यह दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि पैरों में जमा रक्त गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर छाती और हृदय की ओर धकेल दिया जाता है। एक मिनट, लेकिन जब इतना सारा रक्त अचानक निचले हिस्से से छाती की ओर जाएगा तो शरीर के अंदरूनी सिस्टम को तो ऐसा लगेगा कि अचानक से खून की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या ये एक तरह का भ्रम नहीं है शरीर के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। मेडिकल भाषा में इसे सेंट्रल हाइपोवोलीमिया कहते हैं। जैसे ही छाती में रक्त बढ़ता है, हृदय के सेंसर मस्तिष्क को एक आपातकालीन संदेश भेजते हैं कि भाई शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। अच्छा। इसका परिणाम ये होता है कि पानी में डूबने के महज 30 मिनट के भीतर एंडोक्राइन सिस्टम में भारी बदलाव आता है। गुर्दे को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे वैसोकेसिन और एंजियोटेंसिन 2, उनका स्तर तेजी से गिरने लगता है। तो ये हार्मोन असल में करते क्या है? मतलब इनके गिरने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इनका मुख्य काम शरीर में पानी को रोक कर रखना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है। जब इनका स्तर गिरता है तो इसके साथ ही प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी भी 38% तक कम हो जाती है। 38%? हाँ, इन सब के कम होने का सीधा मतलब ये है कि शरीर अपने अंदर जमा अतिरिक्त पानी और सोडियम को तेजी से बाहर निकालने लगता है। और पता है, महिलाओं के मामले में तो शरीर एक अलग रसायन का निर्माण करता है जिसे यूरोडाइलेटिन कहते हैं। ये दोगुना हो जाता है पानी में, जो किडनी को और तेजी से तरल पदार्थ बाहर निकालने का निर्देश देता है। क्या बात है! ये तो पूरे हार्मोनल सिस्टम को रीसेट करने जैसा हो गया। बिल्कुल। इस विज्ञान को समझने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इसे असल में लागू कैसे किया जाता है। मतलब जल चिकित्सा में ऐसे कौन से उपकरण या तरीके हैं जिनसे किसी खास बीमारी को निशाना बनाया जाता है? इसके कई विशिष्ट तरीके हैं, जैसे कटी स्नान या हिप बाथ। इसमें एक विशेष आकार के टब में व्यक्ति बैठता है, पानी सिर्फ नाभि और कूल्हों तक होता है, पैर बाहर रहते हैं। अगर 18 से 24 डिग्री का ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाए तो ये पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, कब्ज और मोटापे के लिए बहुत काम आता है। अगर 40 से 45 डिग्री का गर्म पानी हो तो ये मासिक धर्म के दर्द और साइटिका में बहुत राहत देता है। एक और तरीका मेरुदंड स्नान या स्पाइनल बाथ है, जहां व्यक्ति लेटता है और सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर पानी का प्रवाह होता है। रीढ़ की हड्डी तो सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, तो वहां पानी का तापमान बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदलता है। ठंडा मेरुदंड स्नान डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, जबकि 33 से 36 डिग्री का न्यूट्रल स्नान गंभीर अनिद्रा के मरीजों को गहरी नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा एक पाद और बाहु स्नान होता है, जिसका सिद्धांत बहुत ही अनोखा है। वो कैसे? मान लीजिए किसी अस्थमा के मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है, तो उसे 40 से 50 डिग्री के गर्म पानी में पैर डालने को कहा जाता है। इससे शरीर में डेरिवेटिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। अच्छा, तो ये डेरिवेटिव इफेक्ट अस्थमा के मरीज के फेफड़ों को पैरों के जरिए कैसे आराम पहुंचाता है? देखिए, जब पैरों में तेज गर्मी महसूस होती है तो शरीर वहां की रक्त वाहिकाओं को बहुत ज्यादा चौड़ा कर देता है। इस फैलाव को भरने के लिए सिर और छाती में जमा जो अतिरिक्त रक्त और दबाव होता है, वो नीचे पैरों की तरफ खींच आता है। अरे वाह! जैसे ही फेफड़ों से ये दबाव हटता है, अस्थमा के मरीज की वायु विजन क्षमता, जिसे फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वो तुरंत सुधर जाती है। मतलब बिना छाती को छुए फेफड़ों का इलाज करना,
ये तो शरीर के थर्मोस्टेट को हैक करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और तरीके का जिक्र हमारे सोर्सेज में है जिसे गैस्ट्रोहिपैटिक पैक या जीएच पैक कहते हैं। इसमें पट्टियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे इसमें एक अजीब सी बात लगी। क्या? इसमें एक ही समय पर पेट के दाईं ओर यानी लिवर के ऊपर गर्म पानी की थैली रखी जाती है और ठीक उसी वक्त पीठ के निचले हिस्से पर ठंडी बर्फ की पट्टी बांधी जाती है। मतलब शरीर के आगे बहुत गर्म और ठीक पीछे बहुत ठंडा। क्या यह नर्वस सिस्टम के लिए भ्रामक नहीं है? शरीर इस कंफ्यूजन पर प्रतिक्रिया कैसे करता है? मैं समझ सकती हूँ कि ये भ्रामक लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही लक्षित रणनीति है। लिवर एक ऐसा अंग है जिसमें रक्त का बहुत बड़ा भंडार होता है। जब एक तरफ गर्मी देकर नसों को फैलाया जाता है और दूसरी तरफ ठंडक देकर सिकोड़ा जाता है, तो यह कंट्रास्ट रक्त को एक निश्चित दिशा में धकेलने का काम करता है। इससे लिवर की ओर रक्त का प्रवाह भारी मात्रा में बढ़ जाता है। इस ताज़ा रक्त के कारण लिवर का चयापचय सुधरता है। यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज में ये पैक इतना असरदार साबित होता है। अब तक तो हमने शरीर के बाहर पानी के इस्तेमाल को समझा, लेकिन शरीर के अंदर पानी का क्या प्रभाव होता है और उसे कैसे पीना चाहिए, इस पर भी बहुत चर्चा होती है। जैसे जापानीज वाटर थेरेपी है, जिसमें सुबह खाली पेट कई गिलास पानी पीने की बात कही जाती है, लेकिन आयुर्वेद का नजरिया इस पर काफी अलग और सूक्ष्म लगता है। हाँ, आयुर्वेद में पानी पीने का तरीका, मात्रा और तापमान, ये सब व्यक्ति की मूल प्रकृति यानी त्रिदोष पर निर्भर करते हैं। आयुर्वेद यह भी स्पष्ट करता है कि पानी गटागट पीने की बजाय घूंट घूंट कर पीना चाहिए, ताकि मुंह की लार उसमें अच्छी तरह मिल सके। अगर त्रिदोष के अनुसार देखें तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के शरीर में पहले से ही बहुत गर्मी होती है। उसे शांत करने के लिए सौंफ या गुलाब की पंखुड़ियों वाला ठंडा पानी पीने की सलाह दी जाती है। और कफ दोष वालों के लिए? कफ दोष में शरीर में भारीपन होता है, तो उस कफ को पिघलाने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है जिसमें अदरक या जीरा मिला हो। और वात दोष वाले व्यक्ति को शरीर के रूखेपन को खत्म करने के लिए दिन भर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। आज के दौर पे तो खैर ये सब बहुत पीछे छूट गया है। रेस्टोरेंट हो या घर, हर जगह एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी या ढेर सारी बर्फ वाला पानी पीने का ही चलन है। मतलब इसे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पे खाना पकाने के लिए आग जलाई गई हो और कोई अचानक उस पर बर्फ की पूरी बाल्टी उड़ेल दे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति शरीर के अंदर भी वैसी होती है। आयुर्वेद कहता है कि फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी हमारी पाचन अग्नि को बुझा देता है। जब बहुत ठंडा पानी पेट में जाता है तो पेट के आसपास की रक्त वाहिकाएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं। शरीर को वो ठंडा पानी सामान्य तापमान पर लाने के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो ऊर्जा असल में खाना पचाने के काम आनी चाहिए थी। और इससे मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। एकदम सही। शारीरिक दोषों और पाचन को संतुलित करने की इस बात से एक और गहरा पहलू सामने आता है, वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मतलब आजकल तनाव, चिंता और डिप्रेशन इतना आम हो गया है। योगिक मनोविज्ञान और जल चिकित्सा का इसमें क्या संबंध है? देखिए, योग और सांख्य दर्शन के अनुसार ये ब्रह्मांड और मानव शरीर 25 तत्वों से बने हैं, जिनमें से एक जल है। जब इंसान तनाव में होता है तो उसके मन में रजस यानी चंचलता या तमस यानी आलस और निराशा बढ़ जाती है। जल चिकित्सा इन मानसिक अवस्थाओं को भौतिक रूप से बदलने का काम करती है। भौतिक रूप से? मतलब पानी का तापमान सीधे तौर पर दिमाग के रसायनों को बदल सकता है? जी हाँ। जब कोई व्यक्ति तटस्थ तापमान वाले मेरुदंड स्नान में लेटता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह शरीर की वो प्रणाली है जो आराम और मरम्मत का काम संभालती है। इसके सक्रिय होते ही रक्त में कोर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। योगिक भाषा में कहें तो शरीर और मन में सत्व गुण का उदय होता है, यानी शांति और स्पष्टता। इसके उलट जब ठंडे पानी का स्नान लिया जाता है तो मस्तिष्क बड़ी मात्रा में एंडोर्फिन्स छोड़ता है। ये शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि स्नान करना केवल शरीर से धूल या पसीना हटाना नहीं है, ये असल में दिमाग से तनाव के बायोलॉजिकल मार्कर को सचमुच धो डालने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर पानी इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी नसों का आकार बदल सकता है, ब्लड प्रेशर गिरा सकता है, तो ये हर किसी के लिए हमेशा सुरक्षित तो नहीं हो सकता, है ना?
सिर्फ इसलिए कि कोई चीज प्राकृतिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान नहीं कर सकती। यह एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। जल चिकित्सा कोई सामान्य स्पार्क ट्रीटमेंट नहीं है, यह एक क्लिनिकल प्रक्रिया है। ऐसे कई मामले हैं जहां ये पूरी तरह से निषेध है। जैसे कि उदाहरण के लिए कमजोर हृदय या हार्ट फेलियर की स्थिति। जैसा कि हमने पहले समझा था, हाइड्रोस्टैटिक दबाव के कारण पैरों से बहुत सारा रक्त अचानक छाती की ओर आता है। एक कमजोर हृदय अचानक आए इस भारी दबाव को पंप नहीं कर पाएगा, जो एक जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। एक और स्थिति जिसका हमारे दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख है, अनियंत्रित मधुमेह। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए तापमान का ये खेल खतरनाक क्यों है? क्योंकि गंभीर डायबिटीज में अक्सर न्यूरोपैथी की समस्या पैदा हो जाती है। इसमें नसों की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। मरीज को ये महसूस ही नहीं होता कि पानी कितना गर्म या कितना ठंडा है। ऐसे में बिना थर्मामीटर के बहुत गर्म या बर्फीले पानी में जाने से उन्हें जलने या फ्रॉस्टबाइट का खतरा होता है। इसके अलावा खुले घाव, यूरिन इन्फेक्शन या गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में भी इससे बचने की हिदायत दी जाती है। मतलब शरीर की सीमाओं का सम्मान करना इसमें सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेट कर देखें, प्राचीन ग्रीस के बाथ हाउस से लेकर लंदन में महात्मा गांधी के प्रयोगों तक, और पानी के हाइड्रोस्टैटिक दबाव से लेकर आयुर्वेद के त्रिदोष और यौगिक सत्वगुण तक, ये स्पष्ट है कि जल चिकित्सा सिर्फ कोई अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है। ये शरीर की स्व उपचार शक्ति को जगाने की एक वैज्ञानिक और असरदार प्रणाली है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे सिर्फ बाहर से रसायनों द्वारा ठीक किया जा सके। सही कहा। और इसी बात से एक ऐसा विचार जन्म लेता है जिस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। आज हमने देखा कि हमारा शरीर साधारण पानी के दबाव और तापमान पर प्रतिक्रिया देकर अपनी बीमारियों को खुद ही संतुलित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। तो ये सोचने वाली बात है, क्या आज के समय में बीमारियों और मानसिक तनाव के इतना ज्यादा बढ़ने का एक बड़ा कारण ये है कि मनुष्य एयर कंडीशनर, हीटर और रासायनिक दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है? ये मुमकिन है। क्या इंसानों ने अपने आसपास एक ऐसा कृत्रिम बुलबुला बना लिया है जिसने उन्हें प्रकृति के इन मूल तत्वों के सीधे संपर्क से पूरी तरह काट दिया है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आराम तलब जीवन शैली की वजह से इंसान की खुद की स्व उपचार प्रणाली ये भूल गई है कि उसे असल में काम कैसे करना है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब पानी की बूंदें शरीर पर पड़ें तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ एक स्नान नहीं, बल्कि शरीर के सबसे पुराने और सबसे उन्नत डॉक्टर से एक मुलाकात है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने और इस विषय को इतनी बारीकी से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।